नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा के 9 जनवरी 2017 की शाम की शिफ्ट के जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं। द वर्किंग ऑफ ह्यूमन स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय। मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया था। किसने पता लगाया था? तो पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब है कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का प्राकृतिक चयन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इस पृथ्वी पर जीवन किस तरह से आया है, जीवन का किस तरह से विकास हुआ है प्राणियों में और पौधों में, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स बेबेज, ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का इन्वेंशन या खोज की थी, मॉडर्न कंप्यूटर का। इसके अलावा जो विलियम ब्यूमॉन्ट हैं, इनके साथ की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि इनके पास एक पेशेंट आया था जो एक्सीडेंट में उनका पेट डैमेज हो गया था। इन्होंने पेट का ऑपरेशन किया और उसमें क्या है, एक होल छोड़ दिया, और होल से उस व्यक्ति के, पेशेंट के क्या है, खाना निकालते थे। और उस खाना में जब देखा कि उसके अंदर जो पेट से निकलने वाले रस हैं वो पाए जाते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उन्होंने खाने को बाहर रखा और उसमें मतलब क्या किया कि जूस जो निकलते हैं पेट के अंदर, और यदि वो फूड से या भोजन से मिलाए जाएं और कुछ समय के साथ रख दिए जाएं तो भोजन पच जाता है, भोजन डाइजेस्ट हो जाता है या डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद घुल जाता है वो, आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए विलियम ब्यूमॉन्ट को मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में जाना जाता है। विलियम हार्वे, ये भी बायोलॉजिस्ट हैंगे जिन्होंने रुधिर संचरण का मतलब है रक्त का संचरण, या मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है वो किस तरह से सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पता किया था। तो चारों साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है, ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं। वाटर वर्ल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। मार्च 21 को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और जो अपना मार्च 22 है, इसके दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर हुआ है मार्च 22 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जून 21। ये भी बहुत फेमस डेट है, जिस दिन के हम अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया है योग दिवस, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। यहाँ प्रतिबिंब के बारे में बताया गया है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। मतलब यहाँ पर यदि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये मिरर है, अपना दर्पण है, और जो इसकी इमेज बनती है वो पीछे बनती है। दूसरा उसका क्वालिटी बताई गई है। क्या विशेषता है कि प्रतिबिंब सीधा और समान आकार
का बनता है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हमको आंसर है इसका समतल दर्पण या प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये एक बार में याद कर लेना है, जान लेना है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या होती है कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब है कि ये आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी का मतलब है कि इसको हम पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो पहली क्वालिटी है समतल दर्पण के प्रतिबिंब की कि यह सीधा और आभासी होता है। दूसरी विशेषता होती है कि ये जो इसका आकार होता है प्रतिबिंब का और वस्तु का आकार समान होता है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि इमेज फॉर्म आर एज बिहाइंड, इमेज जो बनती है एज फार एज बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब ये वस्तु की जितनी दर्पण से दूरी होती है उतनी ही दूरी वस्तु और प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे होती है। मतलब दूरी क्या है, बराबर रहती है वस्तु और प्रतिबिंब की। इसके अलावा चौथा जो गुण है वो होता है कि इसमें लेटेरियल इन्वर्जन होता है। लेटेरियल इन्वर्जन का मतलब है कि ये जो है लेफ्ट इसका मिरर में वस्तु का लेफ्ट यहाँ पर राइट हो जाता है और वस्तु का राइट यहाँ पर इमेज में लेफ्ट हो जाता है। तो ये चार क्वालिटीज हैं और समतल दर्पण के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें कॉन्वेक्स मिरर भी आंसर हो सकता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी उत्तल दर्पण में एक चीज अंतर होता है समतल दर्पण से कि इसमें जो इमेज बनती है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। वस्तु के आकार से छोटा होता है, जबकि इसमें इमेज कैसी रहती है उत्तल दर्पण में, वर्चुअल रहती है, इरेक्ट रहती है और साथ में स्मॉलर इन साइज होती है। जबकि समतल दर्पण में ये इमेज क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड। वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो पहला जो बताया गया है कि रिचर स्केल, रिक्टर पैमाने का यूज भूकंप की तीव्रता को नापने में करते हैं। भूकंप की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने में रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। दूसरा दिया हुआ है एनीमोमीटर, जिसको पवन वेग मापी हिंदी में लिखा हुआ है। तो इससे तो हम आसानी से पता कर सकते थे कि पवन किसका पर्यायवाची है, वायु, और वेग मापी वेग को नापने वाला। लेकिन अगले पेपर में एनीमोमीटर लिखा रहेगा, तो एनीमोमीटर ही वायु के वेग या स्पीड ऑफ विंड को नापने के लिए करते हैं। एक और उपकरण होता है वायु से संबंधित, उसको बोलते हैं विंड वेन, जिसका उपयोग वायु की दिशा, वायु किस डायरेक्शन में बह रही है, ईस्ट से वेस्ट बह रही है, साउथ से वेस्ट बह रही है, तो वायु की दिशा पता करने के लिए। इसी तरह बैरोमीटर का जो हिंदी अनुवाद दिया है वायु दाब मापी, इसका मतलब है वायु के दाब को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम में आता है। और थर्मामीटर को सभी जानते हैं कि थर्मामीटर का प्रयोग तापक्रम नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए होता है। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाइड द इरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन पहचानिए।
वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। अभी बताया था कि समतल दर्पण में जो है इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज को पर्दों पर नहीं लेते हैं। इस प्रकार से इमेज दो तरह की हो गई है, एक हो गई है वर्चुअल या आभासी, और दूसरी होती है अपनी रियल या वास्तविक। रियल या वास्तविक, तो वास्तविक जो इमेज होती है उनको पर्दे पर लिया जा सकता है। प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगा देंगे तो उस पर ये बन जाएगा, जबकि वर्चुअल इमेज जो रहती है आभासी, इनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा लिखा है प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा कर सकती है। प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखाओं में यात्रा करता है, और ये शाइनिंग सरफेस एक्ट एज ए मिरर, चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है। आपने देखा होगा कि चमकदार सतह यदि दर्पण की है या उसी तरह स्टील की कोई प्लेट है या चम्मच है, तो उसमें भी हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं और वह मिरर की तरह काम करती है। तो ये ऑप्शन भी सही हुआ। कॉनकेव लेंस फॉर्म एन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आपने को अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस में जिस तरह की इमेज बनती है वैसी ही उत्तल दर्पण में बनती है, वैसी ही उत्तल दर्पण। तो ये ध्यान रखना है कि लेंस और मिरर की इमेज एक दूसरे के उल्टी हो जाती हैं, लगभग विपरीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का अभी बताया था कि उत्तल दर्पण की इमेज कैसी होती है, अपनी उत्तल दर्पण की इमेज होती है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, और जब आभासी बनती है तो आपकी, लेकिन अवतल की पूछी है तो ये आपकी हो जाती है आभासी और बनेगी सीधी। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की बनेगी आभासी और सीधी और वस्तु के आकार से छोटी। इस तरह से कॉनकेव वाला भी सही ऑप्शन हुआ। तो अगला प्रश्न लेते हैं। It is advised to plant eucalyptus trees all along sewage pond. This is because these trees, ये सलाह दी जाती है कि नीलगिरी के पेड़ बाहितमल तालाबों के किनारे लगाए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेड़ कर्नाटक में, तमिलनाडु के पर कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ में एक अलग ही तरह का यूकेलिप्टस का पेड़ पाया जाता है। यूकेलिप्टस का पेड़ पाया जाता, बहुत ही घना पेड़ है, यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। और उन पेड़ों का दूसरी जगह उपयोग सीवेज पॉन्ड, लिखा हुआ है कि सीवेज पॉन्ड। सीवेज पॉन्ड क्या होता है, एक तरह का तालाब होता है जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है या सीवेज निकलता है, और इसको यहाँ पर बहुत समय तक खुला छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करके प्यूरिफाइड कर देते हैं। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके किनारे, इस पॉन्ड के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। कौन से, नीलगिरी के यूकेलिप्टस के पेड़। ये सीवेज के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं। तो यहाँ पर सीवेज की क्वांटिटी कम हो जाती है, और पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पानी का प्रयोग करते हैं और पत्तियों से पानी को निकाल देते हैं। तो ये पानी जो है शुद्ध रूप में हमारे वातावरण में मिल जाता है। और ये जो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसका प्रयोग वो न्यूट्रिएंट के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। इसलिए एक अच्छा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, यूकेलिप्टस प्लांट को सीवेज पॉन्ड के किनारे लगाते हैं, जिससे ये एब्जॉर्ब वेस्ट वाटर एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भुक्त शेष जल को सोखते हैं और वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन काज ऑफ विंड मूवमेंट इज, विंड मूवमेंट पवन संचालन का मुख्य कारण क्या है? हम देखते हैं कि सुबह शाम दिन में क्या है, हवा चलती रहती है। पवन संचालन का मतलब है कि हवा चलती रहती है। अब हवा चलने का की वजह क्या है? हवा चलने की वजह है, पहला कारण जो है वो है अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये कहलाती है भूमध्य रेखा, बीच से जो पास होती है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? वर्टिकल या सीधी पड़ती हैं, जबकि इससे 30 डिग्री दूर तक ये क्या हो जाती, कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये क्या होने लगती हैं, तिरछी हो जाती। तो जो बीच वाला पार्ट है भूमध्य रेखा वाला, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धरती गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और यहाँ पे ठंडी रहती है। जहाँ गर्म होती है वहाँ पर हवा गर्म होने से हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठने से भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि 30 डिग्री तक क्या है, अधिक दाब का क्षेत्र बना रहता है। तो हवा किस डायरेक्शन में चलेगी, अधिक दाब से न्यून दाब, कम दाब की तरफ बहने लगेगी, मतलब दोनों तरफ इक्वेटर की तरफ। इसी तरह ऊपर भी होता है, पोल पर या ध्रुवों पर ठंड ज्यादा होती है और यहाँ पे गर्म होती है, तो यहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है और हवा पोल से यहाँ पर चलने लगती है। तो पवन संचालन का मुख्य कारण क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का असमान तापन। एक और कारण होता है कि जो समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं चलती हैं, तो दिन में हवाएं चलती हैं समुद्र से धरती की तरफ, क्योंकि धरती ज्यादा गर्म हो जाती है और यहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है। जबकि रात्रि के समय इसका उल्टा होता है, रात्रि में पानी देरी से ठंडा होता है और धरती जल्दी ठंडी हो जाती है। इस वजह से वहां पर वायु दाब कम रहता है और धरती पर ज्यादा होता है और रात में हवा चलने लगती है लैंड ब्रिज के रूप में, और दिन में कैसी चलती हैं, सी ब्रिज। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वही यही है कि पृथ्वी के असमान तापक्रम या असमान तापन होने की वजह से हवाएं मुख्य रूप से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आंट वाइट। द आंट वाइट कंटेन, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से त्वचा में पहुंच जाता है, तो चींटी के अंदर जो उसकी कौन सा एसिड होता है ये बताना है। चींटी काटने में अपने शरीर में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल पहले के वीडियोज में भी बताया है कि ये सिरका में पाया जाता है, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड जो है, ये फॉर्मिक एसिड जो है ये हमारा आंट वाइट में होता है, आंट स्टिंग में होता है। चींटी के अंदर जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। अब ये काटने से हमको क्या है, जलन होने लगती है, और जलन को दूर करने के लिए हम किसी बेस की जरूरत पड़ेगी। बेस मतलब क्षार की जरूरत पड़ेगी, जिससे चींटी के काटने से जो अम्ल पहुंचा है वो क्षार से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, साल्ट, लवण और पानी बना लेगा। तो ये क्षार दोनों ही हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट होता है, ये होता है अपना वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जो है हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, जबकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट लाइट होता है, इसीलिए इसका दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक उपयुक्त रहेगा, अधिक इससे। अदरवाइज सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर त्वचा क्या है, लाल पड़ सकती है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइकेन इसका उदाहरण है।
तो लाइकिन जो है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है पैरासाइटिक रिलेशनशिप, परजीवी संबंध। परजीवी संबंध किसको बोलते हैं? प्लांट और एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर फीडेड ऑन अदर प्लांट, ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल भोजन, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो खाना नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के पौधे जो परजीवी पैरासाइटिक होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होने की वजह से वो दूसरे से भोजन लेते हैं। ऐसे पौधे दूसरों पौधों के ऊपर वास करते हैं। इसका हमने सुना होगा एग्जाम्पल, अमरवेल जो होती है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अमरवेल किसका उदाहरण है? पैरासाइटिक रिलेशनशिप का। जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हिंदी है सहजीवी। सहजीवी माने एक साथ जीवित रहने वाले, और एक साथ जीवित रहने वाले मतलब दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे सम ऑर्गेनिक लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर, ये क्या करेंगे? एक दूसरे के आश्रय का करेंगे। ये दोनों आपस में क्या शेयर करेंगे? एक साथ रहने के लिए एक तो ये क्या करेंगे? भोजन को, फूड की दोनों को जरूरत रहेगी, और एक ये करेंगे शेल्टर, ये। और रहने के लिए शेल्टर मतलब उनको आश्रय चाहिए कि कहाँ पर रहें। तो इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है हमारा लाइकिन। लाइकिन में दोनों चीज होती है, एक हुआ आपका एल्गा और दूसरा रहता है इसके अंदर फंगस। एल्गी जो हमारा काम करती है वो भोजन बनाने का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है। ये भोजन दोनों को मिलता है, एल्गी को भी मिलता है और फंगस को कहते हैं। जबकि फंगस क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है, इसके अलावा पानी देती है और पोषक तत्व, भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो भी। तो लाइकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों आपस में सहजीवी तरीके से एक साथ रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक रिलेशनशिप का, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल हमेशा कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि ऐसे प्राणी, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो जितने भी मनुष्य और सभी एनिमल क्या है, अपना भोजन वो हमेशा पेड़ पौधों या दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब आया है सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप। इनकी हिंदी से अच्छा समझ में आ जाता है, मृतोपजीवी संबंध। ऐसे ऑर्गन्स जो कि भोजन अपना मरे हुए प्राणियों से लेते हैं उनको बोलते हैं मृतोपजीवी संबंध या सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल है फंगी। फंगी या कवक जो है, आप है ना, कोई चीज सड़ जाती है, डेड हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाती है, तो ये जो रिलेशनशिप कहलाता है सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इंडिकेटर टर्न सॉल्यूशन व्हिच आर एसिडिक टू डार्क पिंक एंड सॉल्यूशन व्हिच आर बेसिक टू ग्रीन, आइडेंटिफाई द इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब होता है सूचक। इंडिकेटर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। विलेय की अवस्था में रहने पर यदि अम्ल या
अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति की अवस्था में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इंडिकेटर सॉल्यूशन में यदि अम्ल की उपस्थिति होगी या क्षार की उपस्थिति होगी तो अपना कलर परिवर्तित कर लेते हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर। ये चारों जो ऑप्शंस में दिए हैं ये सभी क्या है, इंडिकेटर केमिस्ट्री में इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। लिटमस दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस और दूसरा होता है रेड लिटमस। ब्लू लिटमस जब अम्लीय प्रवृत्ति होती है एसिड की कंडीशन में क्या करता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। कलर कैसे चेंज करता है, यदि किसी विलयन में एसिड है, विलयन की प्रकृति एसिडिक है, तो नीला लिटमस कैसा हो जाता है, नीले से लाल में बदल जाता है। जबकि क्षारीय प्रवृत्ति होने पर ये लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है। टर्मरिक या हल्दी का भी प्रयोग हम, लेकिन कैसी हल्दी होना चाहिए, जो आपकी पेड़ पौधों में लगने वाली। तो हल्दी के सॉल्यूशन को हम लिटमस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हल्दी की विशेषता क्या होती है कि आपका जब ये आपका कलर इसका रहता है येलो, हल्दी के सॉल्यूशन का कलर रहेगा येलो। जब कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा, अम्लीय या उदासीन कंडीशन में हल्दी का कलर में जो सॉल्यूशन होगा येलो था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि एसिडिक की जगह बेसिक है तो जो ये पीला कलर था वो जो पीला कलर हो जाएगा चेंज होके डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो पीला चेंज हो जाएगा आपका ब्राउन में। अब तीसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है चाइना रोज का, चाइना गुलाब का एग्जाम्पल दिया है। ये यदि बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय सॉल्यूशन है, तो ये कैसा हो जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में ये हो जाएगा अपना हरा, और यदि एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये हो जाता है अपना रेड, पिंक कलर से चेंज हो जाता है रेड। तो ये चाइना रोज इस तरह से ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। एक और इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, रंगहीन विलयन होता है एल्कोहल में, फिनोप्थिलीन। ये जो है हमारा क्या करता है कि आपका एसिडिक या न्यूट्रल रहेगा, तब ये आपका कलर चेंज नहीं करेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि ये बेसिक होगा तो ये जो हमारा पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से चारों आपके जो है इंडिकेटर हैं, और इन इंडिकेटर की क्षारीय या अम्लीय कंडीशन में किस तरह से कलर चेंज होते हैं। तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको अपने को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैंक्रियाटिक जूस इज कैपेबल, अग्नाशय रस इसमें सक्षम है। ठीक है, जो पैंक्रियाज से या अग्न्याशय से जूस जो निकलता है उसको बोलते हैं अग्न्याशय या पैंक्रियाटिक जूस।
अग्न्याशय या पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस पैंक्रियास से निकलने से ये क्या करता है कि ये आप इसके अंदर से एंजाइम निकलता है। इस पैंक्रिएटिक जूस में एंजाइम होते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन जो हमारा होता है, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और इस काम के लिए इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है डाइजेस्ट करने के लिए वो काम करता है ट्रिप्सिन। इसी तरह से लाइपेज जो होता है वो एंजाइम हमारा फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, मतलब बड़े बड़े जो दाने हैं फैट के उनको सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है। सिंपली सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है। इसके बाद भोजन जो है किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण डाइजेशन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। जबकि फैट जो है वो अपना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमको याद रखना है कि प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाती है और फैट जो है वो हमारा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस प्रकार से पैंक्रियाज या अग्न्याशय से निकलने वाला पैंक्रिएटिक जूस हमारा सभी को तोड़ेगा। किसको? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित कर देता है। और विभाजित होने के बाद एमिनो एसिड, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। CD आती है और CD को आप देखेंगे और जब उस पर लाइट की रेज पड़ती है तो जो लाइट रहती है, वाइट लाइट, कंसिस्ट ऑफ, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD परावर्तित प्रकाश को दर्शाती है। परावर्तित प्रकाश में वाइट लाइट में होते हैं, तो वाइट लाइट या CD से परावर्तित या आपका किसी प्रिज्म पर लाइट की किरण पड़ती है और फिर वो क्या हो जाती है, अलग अलग भागों में बट जाती है। पहले तो बेंड होती है और बेंड होने के बाद 7 भागों में बट जाती है, 3 और 3 6 और 1 7। और इसी तरह से जो हमारा इंद्रधनुष कहलाता है बरसात के मौसम में, उसमें भी 7 कलर होते हैं, 7 कलर। अब इन 7 कलर के जो हैं उनको हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में बैनी आय पीनाला, पीनाला। बै से है बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। तो ये 7 कलर होते हैं। अब इन्हीं को अंग्रेजी में बोलते हैं विव ग्योर, GYOR, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब प्रिज्म से ये 7 रंग रहते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा?
तो सबसे ऊपर रहता है रेड, या इंद्रधनुष में भी सबसे ऊपर रहेगा लाल और सबसे नीचे रहेगा बैंगनी। इसकी वजह क्या है कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है, बेंड हो जाती है, और सबसे कम बेंड होता है रेड में, सबसे कम मुड़ती है लाल किरण, और सबसे अधिक जो है वो मुड़ती है बैंगनी किरण। तो आंसर हुआ अपना यहाँ पर 7 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द, थॉमस एल्वा एडिसन का आविष्कार किया। थॉमस एडिसन ने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों का आविष्कार किया है, बहुत बड़ी लिस्ट हैगी। तो उसमें से सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था उसमें भी इनका ही नाम जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन या खोज किसने की थी? एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग बिकॉज, बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है। आजकल जो एलईडी आती है, और एलईडी के पहले आती थी सीएफएल, और सीएफएल के पहले ऑर्डिनरी बल्ब होते थे, सामान्य बल्ब आते थे, ऊपर कांच का रहता था और नीचे होल्डर, ये कहलाता था होल्डर। यहाँ पर ये इसका ये फिलामेंट होता था। तो ये जो है फिलामेंट, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता था तो ये हीट होने लगता था, इसमें ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता था कि इसकी वजह से इसमें से रोशनी निकल लेनी थी। इसके लिए इसमें टंगस्टन के वायर का प्रयोग करते थे, टंगस्टन का वायर, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। और ये जो फिलामेंट होता था ये बहुत ही पतला होता था, बहुत पतला, और कैसा होता था? कर्ल्ड, मतलब ऐसे ऐसे घुमावदार होता था। यदि जरा सा हिला दिया तब भी ये टूट जाता। पतला होने से इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता था, प्रतिरोध क्षमता, प्रतिरोध ज़्यादा होता था, और कर्ल करने से इसकी लंबाई बढ़ जाती थी, और लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ गया, और पतला होने से प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से ही क्या हो जाता था? बहुत अधिक गर्म हो जाता था। इतना गर्म हो जाता था कि ये जलने लगता था, रोशनी होने लगती थी। और टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट या पिघलने का जो तापक्रम होता है वो होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे इतने तापक्रम पर ये पिघलता नहीं था। तो रीजन क्या हुआ कि बिजली के बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म हो जाता था। गर्म होने की बजाय हाई रेजिस्टेंस, और आपका हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनको हम किसी गोलीय वस्तु से प्राप्त करते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण, अब ये मतलब स्फीयर से काट के बनाए जाते हैं। अब स्फीयर से काटने के बाद जब स्फीयर का हिस्सा होते थे, गोलीय दर्पण ऑलवेज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, तो जब स्फीयर से काटेंगे तो ये इस तरह का इसमें से एक पीस निकल आएगा। अब जब हम इसके अंदर की साइड, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये यदि चमकदार सतह होगी, चमकदार सतह होगी अंदर की साइड, इनसाइड, तब ये कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। और यदि चमकदार सतह इस तरफ है, पीछे की साइड है, ये यदि शाइनिंग सरफेस है, तब ये कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये इनका फिगर किस तरह का बनेगा? ये बन गया अपना उत्तल, और लाइट कहाँ से पड़ेगी? ये बनेगा अवतल।
लाइट अंदर की सरफेस पे पड़ेगी और ये कहलाएगा अवतल दर्पण, और ये बन गया हमारा उत्तल। लेकिन यहाँ पर बाहर की सरफेस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, तो ये कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। इस प्रकार से गोलीय दर्पण के दो रूप होते हैं, एक कहलाता है कन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, या उत्तल और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कंटेन्स सेल्स विच हेल्प फाइट जर्म्स, दीज आर द, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, वे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रुधिर कणिकाओं का, WBC जिनको बोलते हैं, सफेद रुधिर कणिकाएं रोगों से, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती हैं या शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। दूसरी होती है RBC, और RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है, ऑक्सीजन को शोषित करके शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स और आखिर में सेल्स तक ले जाता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। इस प्रकार से प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, खून को रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स, खून का धब्बा बनाने के लिए, खून का जो थक्का बन जाता है उसको बनाने में प्लेटलेट काम करती है। प्लाज्मा जो है, हमको जो रक्त है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में, तो जो द्रव वाला लिक्विड पार्ट है वही प्लाज्मा कहलाता है। इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको किससे मिलती है? सफेद रुधिर कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूल्स which plays an important role in the digestion of the fat in human body is produced by, तो बाइल जूस जो है वो कहाँ से? लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। और ये जो पूरा का पूरा पाचन जो है स्टोमक के बाद, स्टोमक के अंदर क्या होती है? इस छोटी आंत, और छोटी आंत में इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो फैट, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पचाने में, डाइजेस्ट करने में जिस मटेरियल की को दिक्कत होती है वो होती है फैट। तो पैंक्रियाक जूस भी फैट को बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा था, अब जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, और अब ये सरफेस एरिया बढ़ने से यकृत से निकलने वाला बाइल जूस इनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, आपको ये बताना है कि पहचानिए निम्न में से अम्ल को कौन निष्प्रभावित करता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, ये अपने को याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब उदासीनीकरण क्रिया, उदासीन बना दे, अम्ल और क्षार की जो प्रकृति है उसको खत्म करके। तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से रिएक्शन करता है तब एक तो पानी बनता है और दूसरा बनता है साल्ट या लवण। तो इस रिएक्शन को व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, देन कब क्या बनता है? साल्ट और वाटर। अब यहां पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बेस की या क्षार की, अम्ल को निष्प्रभावित करने के लिए। अब इसमें से क्षार पहचानना है। तो वाटर, वाटर तो पानी है, ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें भी हाइड्रोक्साइड लगा हो, OH हो, वो हमेशा क्षार होंगे।
मैग्नीशियम का होता है या सोडियम का या पोटेशियम का, ये सभी क्या है, क्षार। तो आंसर हो गया अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विनेगर, सिरका, ये क्या है, अम्ल है। और सोडियम क्लोराइड अम्ल और क्षार के बाद क्या है, जो नमक कहलाता है। सोडियम क्लोराइड आप जानते ही होंगे, ये नमक है, और नमक को ही क्या बोलते हैं, लवण। तो ये क्या है अपना लवण या साल्ट। तो आंसर हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज कंप्राइज ऑफ, सक्रियत आपंक में शामिल होता है। घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है या सीवेज निकलता है, और सीवेज उसको ले जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक और टैंक होता है जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेट, एक जगह प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जिसमें हम उस स्लज में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया सीवेज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। लेकिन सीवेज में जो सॉलिड की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, अधिकांश तो उसके अंदर पानी होता है। तो 95 to 98% इसके अंदर पानी होता है और 1 से 2% ही स्लज होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज ऐसा स्लज होता है जिसमें एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन हीट, ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। हीटिंग काजेज राइज इन टेम्परेचर, ऊष्मा से तापमान बढ़ता है, सही बात है। किसी व्यक्ति को, किसी बॉडी को यदि गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का कारण अधिकतम विस्तार होता है। तो 3 तरह के मटेरियल जो है, मैटर बोलते हैं जिसको, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। तो ठोस में जो है एटम्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोसों में गर्म करने पर विस्तार सबसे कम होता है, और गैसों में गर्म करने पर विस्तार सबसे अधिक होता है। तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह सॉलिड की जगह क्या होना चाहिए था, गैसों में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है। तीसरा था, गर्म करने पर पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन का क्या का मतलब है कि उनका आकार, साइज, शेप बदल जाना। तो जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनमें फिजिकल चेंज होते हैं। गर्म करने पर कुछ पदार्थों में आग लग जाती है। हाँ, यदि किसी चीज को बहुत हीट करें तो उसके अंदर क्या है, आग लग जाती है। फास्फोरस जो है थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो क्या है, आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण है अपना दंत क्षय, ठीक है। माउथ के अंदर, मुंह के अंदर यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का क्षरण होने लगता है, इसको बोलते हैं दंत क्षरण। अब ये पीएच वैल्यू किसकी वजह से होती है, जो दांत होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम फास्फेट के, फास्फोरस और कैल्शियम फास्फेट। और इनके ऊपर जो एनिमल या जो परत होती है, पेंटिंग, वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद यदि दांतों की सफाई नहीं करेंगे तब क्या होगा
बैक्टीरिया जो है इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। मुंह के अंदर के बैक्टीरिया इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने से अम्ल पैदा होगा, अम्ल पैदा होता है। अब यदि अम्ल पैदा होगा और ये जो भोजन है दांतों पर चिपक गया है, तो जो सिलेबिया से जो रस निकलता है वो इस अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएगा। वो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्ल को उदासीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में खाने की परत आ गई है। तो आपके दांत क्या करने लगते हैं, झड़ने लगते हैंगे। अब इसको रोकने के लिए हमको दो उपाय हैं। एक तो भोजन के बाद ब्रश करना चाहिए, जिससे भोजन और जो सिलेबिया का रस है एसिड को न्यूट्रलाइज करने से रोक ना सके। और दूसरा, इस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी प्रकृति क्षारीय हो। तो ये अम्ल जो है इस क्षार के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ है कि जो दंत क्षरण का कारण या टूथ डिके का कारण है कि बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन को शुगर के अनुवान बेस नहीं बनता है, एसिड फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स ऑन लेफ्ट ओवर फूड बाय बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर के अनुभाजन से माने शुगर डिकम्पोज होके एसिड बनाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। Which among the following is not an example of chemical change? केमिकल चेंज में एक दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें वस्तु के अंदर के रासायनिक भौतिक केमिकल चेंज नहीं होता है, उसके साइज शेप में परिवर्तन हो सकता है। तो जो रेस्पायरेशन है, इस रेस्पायन में जब बॉडी तो भोजन का क्या हो जाता है, डाइजेशन होता है और केमिकल चेंज होता है। इसी तरह डाइजेशन में होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल की रचना कि यदि कोई सॉल्यूशन है, पानी में शक्कर घुली है और गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पानी क्या है, बाहर पानी उड़ जाएगा और शक्कर के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, शक्कर का रूप परिवर्तित हो गया है, उसके आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन, भौतिक परिवर्तन हो गया। इसी तरह लोहे में जब जंग लगती है तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe+O, FeO बन जाता है। तो ये आपका कहलाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज है, यदि वो चेंज हो गई है तो वापस अपन उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में हम जैसे बर्फ से पानी बना सकते हैं और पानी से बर्फ बना सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड बाय ए डॉक्टर टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट इज ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर रक्त के अंदर शुगर को नापने के काम में आती है। मतलब ब्लड शुगर का मेजरमेंट करने के लिए यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी शुगर नापनी पड़ती है और शुगर नापने वाले यंत्र को बोलते हैं ग्लूकोमीटर। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो हैं कान में लगा के हार्ट बीट को नापते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं। तो ये क्या करते हैं, ध्वनि को एम्पलीफाई या परिवर्तित करते हैं। मतलब उसको लगाने से कान में हृदय की जो धड़कन है वो उसकी आवाज तेज सुनाई देती है। वेंटिलेटर, ये क्या है, एक जीवन रक्षक प्रणाली है। जीवन रक्षक प्रणाली में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में वेंटिलेटर का यूज करता है, जो हमको कृत्रिम श्वसन प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, श्वसन देता है। इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर एक बॉक्स होता है जिसमें
जो बच्चे समय से पूर्व पैदा होते हैं, जो बच्चे समय से पूर्व पैदा होते हैं उनको रखा जाता है। समय से पूर्व होने वाले बच्चों की बचाने के लिए, समय से पूर्व होने वाले बच्चों को जिंदा रखने के लिए इनक्यूबेटर का प्रयोग करते। तो यहाँ आंसर हो गया स्टेथोस्कोप, जो आवाज को बढ़ा देता है, एम्पलीफायर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कन्वेक्स लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन होता है। यहाँ पर लेंस से रेज आ रही हैं और ये क्या होगी, इनके अंदर अपवर्तन होगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ये किस तरफ जाएंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, मतलब यहाँ पे पहुंच जाएंगी। तो ये किसका है, अपना कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या हो रही है, ये हो रही है अपनी कन्वर्ज, एक जगह पर मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज, और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारित कन्वर्ज। अब यही प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पर पड़ती हैं तब ये अभिलंब से दूर चली जाएंगी, मतलब अपसारित हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में अपसारित हो जाती हैं, जबकि तो पूछा गया है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में कन्वर्ज हो जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज लाइट फॉलिंग ऑन इट। जबकि ये डाइवर्ज लाइट फॉलिंग ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस, और ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन निष्प्रभावन अभिक्रिया में, अभी इसी वीडियो में बताया था कि जब एसिड या अम्ल क्षार से रिएक्शन करते हैं, बेस से रिएक्शन करते हैं, तब लवण या साल्ट और पानी बनता है। ये इसी को बोलते हैं निष्प्रभावन अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, साल्ट इज फॉर्म, तो ये सही हुआ। एसिड इज फॉर्म, एसिड तो भाग लेता है। बेस इज फॉर्म, बेस भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भाग लेता है। एसिड एंड बेस आर फॉर्म, अम्ल एवं क्षार बनता है। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके लवण और पानी बनाते हैं। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं आपके लिए और जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहूं। आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।